अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा मिनरल्स में जो हमने मिनरल स्टार्ट किया था, इसमें हमने सोडियम किया था, पोटाशियम किया था, कैल्शियम किया था और मैग्नीशियम किया था। पांचवा नंबर जो आज का मिनरल है जिसका हम बायोकेमिकल फंक्शन पढ़ेंगे वो है क्लोराइड। तो आज हम क्लोराइड पढ़ेंगे। सो क्लोराइड की तरफ आते हैं, पहले स्लाइड की तरफ आते हैं कि क्लोराइड में क्या है। मोस्ट एबंडेंट एनाइन एंड द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। क्लोराइड जो कि है क्लोराइड है, ये मोस्ट एबंडेंट और एक्स्ट्रा सेल्युलर मोस्ट एबंडेंट एनाइन है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। यानी एन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में जो कि है मोस्ट एबंडेंट एनाइन जो कि है वो क्या है? क्लोराइड है। क्लोराइड जो कि है मोस्ट एबंडेंट एनाइन है क्लोराइड इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। न्यूट्रलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सोडियम। चूंकि क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए ये सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम पर, इसको न्यूट्रलाइज करता है। इट न्यूट्रलाइजेज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सोडियम आयंस एंड द फ्लूइड बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव चार्ज। वजह क्या है? क्योंकि क्लोराइड पर जो कि नेगेटिव चार्ज है। चूंकि क्लोराइड, आप लोगों को तो इसका बहुत खूब पता है कि क्लोराइड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये सोडियम को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज करता है, यानी सोडियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है ना? Approximately 88% in the extracellular fluid and 12% in the intracellular fluid। यानी तकरीबन तकरीबन ये 88% जो कि है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में होता है, जबकि 12% जो कि है 12% ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में होता है। 88% ये एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में होता है, लेकिन 12% जो कि है ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में होता है। ठीक है, यानी एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में ये ज्यादा होता है। इसका जो रिकमेंडेड इनटेक है वो है 2300 मिलीग्राम पर डे। यानी जो रिकमेंडेड इनटेक है वो कितना है? 2300 मिलीग्राम है इसका। ठीक है। सो सेकंड की तरफ आते हैं, क्लोराइड में सेकंड स्लाइड की तरफ आते हैं। इसके सोर्सेज के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि क्लोराइड के लिए कौन से ऐसे सोर्सेज है। एबंडेंटली फाउंड इन सी साल्ट और टेबल साल्ट। मोस्टली ये कहाँ पर पाया जाता है क्लोराइड? मोस्टली ये पाया जाता है सी साल्ट में। जो सी साल्ट होता है या टेबल साल्ट में। टेबल साल्ट किसे कहते हैं? ये मैंने आपको सोडियम में पढ़ाया था कि सोडियम भी टेबल साल्ट में ज़्यादा होता है। टेबल साल्ट कौन सा है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो जिसको टेबल साल्ट कहते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड जो कि है ये इसको कहते हैं टेबल साल्ट। इसमें सोडियम भी होता है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पर नेगेटिव चार्ज होता है। सोडियम क्लोराइड में, जिसको टेबल साल्ट कहते हैं, इसका ये मेन सोर्स इसका ये है और एक सी साल्ट है। और इसी वजह चूंकि सी साल्ट में ये ज़्यादा होता है, तो जितने भी सी फूड्स है तो उसमें भी अगर हम फूड में देखें तो फिर उसमें ये ज़्यादा होता है सी फूड्स में। अगेन आई रिपीट, क्लोराइड कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है? इट इज एबंडेंटली, यानी मोस्टली ये ज्यादा तौर पर कहाँ पर पाया जाता है? सी साल्ट में और टेबल साल्ट में ये ज्यादा होता है। हाई एंड स्नैक आइटम्स। जो स्नैक आइटम्स है, स्नैक किसे कहते हैं? ये वो फूड्स है जो लाइट फूड जिसको कहते हैं, या जो जिसको हम कहते हैं लाइट मील, जो हल्का फूड्स होते हैं उसको स्नैक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल चिप्स, रोटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये स्नैक कहते हैं इसको। हाई एंड स्नैक आइटम सच इज टॉर्टिलस। टॉर्टिलस किसे कहते हैं? ये एक टाइप है ब्रेड का, ब्रेड रोटी को कहते हैं टॉर्टिलस। एंड प्रिंगल्स। प्रिंगल्स किसे कहते हैं? प्रिंगल्स आमतौर पर जो पोटैटो चिप्स होते हैं मार्केट में जो अवेलेबल है, इसको प्रिंगल्स कहते हैं। लेज के नाम से जो अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल जो पोटैटो चिप्स एक्सेट्रा, इसको कहते हैं प्रिंगल्स। और टॉर्टिलस जो कि है इट इज अ टाइप ऑफ ब्रेड, ये रोटी का एक किस्म है। तो इस तरह की जो लाइट मील होता है, ठीक है ना, लाइट फूड्स होते हैं, ठीक है ना, तो इसमें ये पाया जाता है क्लोराइड। फाउंड एंड डाइटरी प्रोटीन सच एज एग्स, फ्रेश मीट एंड सी फूड। यानी मैंने आपको पहले ही जिक्र किया था, चूंकि ये सी साल्ट में ज्यादा है तो जो सी फूड्स है उसमें ये ज्यादा होता है, मीट में होता है एंड एग में भी क्लोराइड होता है। तो ये क्लोराइड के सोर्सेज थे, सी साल्ट और टेबल साल्ट में
मोस्टली इन दोनों में पाया जाता है। इसके अलावा जो स्नैक आइटम्स है, टर्टल्स है, प्रिंगल्स, लेज एक्सेट्रा इसमें पाया जाता है। और डाइटरी प्रोटीन में फॉर एग्जांपल एग, मीट एंड सी फूड में ये पाया जाता है। सो दीज आर द सोर्सेज फॉर क्लोराइड। फंक्शन की तरफ आते हैं, क्लोराइड की फंक्शन की तरफ। सो इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक HCl whereby the chloride ions are secreted along with protons from the parietal cells of the stomach। आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, जब भी स्टमक में जो के हैं HCl की फॉर्मेशन होती है, HCl की, तो इसकी फॉर्मेशन जो कि HCl की फॉर्मेशन पैराइटल सेल से होती है। ठीक है, ये मैंने आपको भी बायोकेमिस्ट्री में भी किया था कि HCl की जो फॉर्मेशन है गैस्ट्रिक जूस में या स्टमक के अंदर, जो HCl की फॉर्मेशन है, तो ये पैराइटल सेल से HCl की फॉर्मेशन होती है, पैराइटल सेल से। तो क्या होता है कि इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक HCl की फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, वेयर बाय द क्लोराइड्स आयन आर सीक्रेटेड अलोंग विद प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन के साथ साथ एक क्लोराइड आयन भी सीक्रेट होता है फ्रॉम द पैराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक, रिलीज्ड फेगोसाइटोसिस फ्रॉम द व्हाइट ब्लड सेल्स व्हिच असिस्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया। और इसी तरह ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू भी रिलीज होती है व्हाइट ब्लड सेल से, जो फिर जो कि फर्दर बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन में मदद देता है। यानी क्लोराइड जो कि हैं ये फेगोसाइटोसिस के थ्रू ये रिलीज होता है व्हाइट ब्लड सेल से, और फर्दर जो कि है ये बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन में हेल्प देता है, यानी इम्यूनिटी में इसका फंक्शन है। ठीक है ना, एक HCl की फॉर्मेशन में ये हेल्पफुल है, दूसरा जो कि है बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन में। ठीक है, वहां पर क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर ये सीक्रेट होता है प्रोटॉन के साथ, ये भी सीक्रेट होता है पैराइटल सेल से, जो HCl की फॉर्मेशन में हेल्प देता है। ठीक है ना, क्योंकि HCl में क्या है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोराइड है, तो जाहिर बात है कि पैराइटल सेल से एक प्रोटॉन रिलीज होता है और एक क्लोराइड, यानी एक तो प्रोटॉन रिलीज हो गया H पॉजिटिव और एक क्लोराइड आयन रिलीज हो गया पैराइटल सेल से, ये दो, एक प्रोटॉन और एक क्लोराइड रिलीज होता है, फिर ये दोनों आपस में मिलकर HCl बनाते हैं। ठीक है, सो एक तो वहां पर इसका फंक्शन है क्लोराइड, चूंकि गैस्ट्रिक HCl में पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक HCl का फंक्शन आप लोगों को पता है, मैंने गैस्ट्रिक जूस में पढ़ाया था। तो क्लोराइड के फंक्शन में भी ये आ गया, क्योंकि क्लोराइड HCl में क्लोराइड मौजूद है। ठीक है ना, दूसरा क्या फंक्शन है फेगोसाइटोसिस में या इम्यूनिटी में इसका किरदार है, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल से रिलीज होते हैं ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस, और इस दौरान ये बैक्टीरिया डिस्ट्रक्शन में हेल्प है। फेगोसाइटोसिस के किसे कहते हैं? यानी जब भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, यानी जब हमारे व्हाइट ब्लड सेल जो के हैं WBCs, ये किसी बैक्टीरिया को, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह को एंगल्फ करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। तो इस दौरान जब WBCs जो के है किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है, तो इस प्रोसेस के दौरान क्लोराइड भी रिलीज होता है, क्लोराइड आयंस भी रिलीज होता है, जो बैक्टीरिया के डिस्ट्रक्शन में फिर मदद देता है। तो ये दो फंक्शंस हो गए, एक जो कि HCl की फॉर्मेशन में और दूसरा बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन में। ठीक है ना, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तीसरा कौन सा फंक्शन है? इन्वॉल्व इन द क्लोराइड शिफ्ट वेयर बाय द क्लोराइड इज यूज्ड एज एक्सचेंजर विद बाइकार्बोनेट एंड रेड ब्लड सेल्स। हमारे जो RBCs है, जो रेड ब्लड सेल्स है, इसमें क्लोराइड शिफ्ट एक प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि बाइकार्बोनेट के साथ क्लोराइड की एक्सचेंज होती है, यानी बाइकार्बोनेट जो कि है HCO3 जो कि है इसके साथ जो कि है क्लोराइड की एक्सचेंज होती है, इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट, इसको कहते हैं RBCs में। यानी अगर बाइकार्बोनेट को RBCs के अंदर जाना है, तो इसके बदले जो कि है क्या होता है कि क्लोराइड बाहर आता है, RBC से बाहर आता है। अगर बाइकार्बोनेट को HCO3 को RBC से बाहर जाना है, तो इसके बदले क्लोराइड जो कि है ये अंदर जाएगा। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो चार्ज है इसको इक्विलिब्रियम में आपको रखना है RBCs में और बाहर ब्लड में। ठीक है ना, तो अगर RBC से HCO3 बाहर जाता है, तो नेगेटिव चार्ज जो कि है इसका जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या होता है कि HCO3 के बदले फिर क्लोराइड जो कि ये अंदर आता है, यानी जो नेगेटिव चार्ज की जो डिफिशियंसी है ये बाइकार्बोनेट पूरा करती है। ठीक है ना, सो जो आयनिक बैलेंस है, जो चार्ज बैलेंस है, इसको मेंटेन रखने के लिए RBC से जब भी HCO3 यानी बाइकार्बोनेट बाहर जाता है या अंदर आता है, तो इसके बदले जो कि है
क्लोराइड जो के हैं ये जो के इसको इक्विलिब्रियम में रखता है, ठीक है ना। अगर HCO3 जो के है ये आरबीसी के अंदर आता है तो फिर आरबीसी से जो के है क्लोराइड बाहर जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये बाहर जाता है तो बाहर से क्लोराइड अंदर आएगा, ठीक है ना। तो ये क्लोराइड शिफ्ट जो के हैं इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आरबीसी में फिर वहां पर भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है ना। यानी जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको इक्विलिब्रियम में रखता है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जाते हैं। क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट इन अपोजिट डायरेक्शन अक्रॉस, जैसे ये इसी के मुतालिक है जो पहले हमने यहाँ पर जिक्र किया। यानी जो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट का जो एक्सचेंज है ये ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्लोराइड और बाइकार्बोनेट को अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर क्लोराइड जो के हैं बाइकार्बोनेट जो के है आरबीसी के अंदर आते हैं तो क्लोराइड जो के है ये आरबीसी से बाहर जाएगा, ठीक है ना। और अगर क्लोराइड अंदर आता है तो बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा। यानी ये इक्विलिब्रियम में, ताकि सेल मेम्ब्रेन पर इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये एक्सचेंज हो जाता है ताकि नेगेटिव चार्ज की जो इक्विलिब्रियम है ये मेंटेन रहे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। एक्सक्रीशन की तरफ आते हैं, क्लोराइड की एक्सक्रीशन की तरफ। सो एक्सक्रीशन ऑफ क्लोराइड अकर्स थ्रू 3 प्राइमरी रूट्स, यानी क्लोराइड की जो एक्सक्रीशन है ये 3 रूट्स के थ्रू होता है। एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, एक स्किन के थ्रू और तीसरा जो कि है ये है किडनीज के थ्रू। यानी जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के थ्रू और स्किन के थ्रू और किडनी के थ्रू, ये 3 प्राइमरी रूट्स है क्लोराइड की एक्सक्रीशन के लिए। लॉस ऑफ क्लोराइड इज वेरी सिमिलर टू हाउ द सोडियम्स आर रिमूव्ड, यानी जो क्लोराइड का जो लॉस है ये बिल्कुल सिमिलर है जिस तरह सोडियम जो कि ये रिमूव होता था। यानी सोडियम की जिस तरह हमने एक्सक्रीशन पढ़ा था वही सेम है, क्लोराइड का भी यही सेम है। इन द जीआई ट्रैक्ट क्लोराइड इज स्मॉल, लेकिन जीआई ट्रैक्ट के थ्रू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू क्लोराइड की जो एक्सक्रीशन है ये बहुत ज्यादा स्मॉल है ड्यू टू, और इसकी वजह क्या है क्योंकि क्लोराइड इज नॉट बीइंग एब्जॉर्ब, ड्यू टू दी क्लोराइड नॉट बीइंग एब्जॉर्ब, क्योंकि क्लोराइड जो के हैं ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता है जीआई से, यानी सोडियम क्लोराइड की शक्ल में इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है ना। सो क्लोराइड की जो एक्सक्रीशन है इट इज सिमिलर टू दी सोडियम, जिस तरह हमने सोडियम में पढ़ा था। और इसकी एक्सक्रीशन जो कि है सोडियम के थ्रू जीआई ट्रैक्ट, स्किन में यानी स्वेट ग्लैंड के थ्रू, या किडनीज में जो कि इसकी रीअब्जॉर्प्शन जिस तरह सोडियम का हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो किडनी के थ्रू भी इसकी एक्सक्रीशन होती है। टॉक्सिसिटी की तरफ आते हैं। देयर हैज बीन नो नॉन लेवल नोटेड, यानी इसकी जो टॉक्सिसिटी लेवल है ये कोई खास नोटेड लेवल इसका नहीं है। अ डेली इनटेक ऑफ मोर देन 28 ग्राम इज नोन एज एक्सेसिव, लेकिन अगर हम इसका डेली इनटेक 28 ग्राम से ज़्यादा करें तो फिर ये जो कि है एक्सेसिव, ये एक्सेसिव लेवल है क्लोराइड का। क्लोराइड का जो डेली इनटेक है अगर इसको 28 ग्राम से ज़्यादा लिया जाए तो फिर ये इसका एक्सेसिव लेवल है, ठीक है ना। यानी 28 ग्राम से 28 ग्राम से कम लेना चाहिए। एक्सेस क्लोराइड विल बी एक्सक्रीटेड थ्रू द एक्सक्रीशन मैकेनिज्म नोटेड अर्लियर, और अगर क्लोराइड ज़्यादा भी हो जाए तो फिर ये एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म के थ्रू, जिस तरह किडनी, जीआई ट्रैक्ट और स्किन के थ्रू हमने पढ़ा, तो उसके थ्रू फिर ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, यानी क्लोराइड जो कि है ये एक्सक्रीट हो जाता है। सोडियम की जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, सोडियम की, जिस तरह हमने पढ़ा था कि कार्डिक अरेस्ट अकर होता है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह हमने सोडियम में पढ़ा था। लेकिन क्लोराइड का जो टॉक्सिसिटी लेवल है ये इतना मतलब वेल नोन नहीं है, ठीक है ना। इसको जो कि है 28 ग्राम से कम लेना चाहिए, और अगर क्लोराइड को आप ज़्यादा भी ले लें तो फिर क्या हो जाता है कि ये एक्सक्रीशन मैकेनिज्म के थ्रू फिर ये एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये इसकी टॉक्सिसिटी लेवल हो गया। डिफिशिएंसी, अगर क्लोराइड की डिफिशिएंसी अकर होती है तो क्या हो जाएगा, एक्सेसिव डिफिशिएंसी कब होती है, एक्सेसिव ओमेटिंग, ओमेटिंग की वजह से फिर क्लोराइड की डिफिशिएंसी होती है हमारे बॉडी में, डायरिया के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, यानी ये 3 ऐसे प्रोसेस है, डायरिया, ओमेटिंग एंड स्वेटिंग, जिसकी वजह से क्लोराइड की जो कि है ये डिफिशिएंसी अकर होती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कैन रिजल्ट, कैन लीड टू एलिवेटेड ब्लड पीएच, या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो कि है इसमें जो कि है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस अकर होता है, जिसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस
अल्कलोसिस मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है कि जो टिश्यूज का पीएच होता है ये नॉर्मल रेंज से जो कि है ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल रेंज क्या है, ब्लड सॉरी टिश्यूज का जो पीएच है ये 7.35 से लेकर 7.45 तक है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि 7.5 हो जाता है यानी ज़्यादा हो जाता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस किसे कहते हैं, जिसमें टिश्यूज का पीएच जो कि है ये इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है। तो इससे फिर क्या हो जाएगा, इससे फिर ब्लड का पीएच भी जो कि है ये एलिवेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सो मेटाब क्लोराइड की डिफिशियंसी जो कि इन तीन वजूहात की वजह से होती है, वोमिटिंग, डायरिया एंड स्वेटिंग की वजह से, ठीक है ना। लेकिन इससे फिर क्या हो जाता है, अगर डिफिशियंसी आकर हो जाए तो डिफिशियंसीज की वजह से फिर क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आकर होता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस किसे कहते हैं, द चेंज इन पीएच ऑफ टिश्यूज बियॉन्ड द नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या है, टिश्यूज का जो पीएच है 7.3 से लेकर 7.45 तक ये है। तो इसमें क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक 7.5 तक पीएच जाता है, ठीक है ना। पीएच ज़्यादा हो जाता है तो टिश्यूज के पीएच की वजह से चेंज होने की वजह ब्लड का पीएच भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। सो क्लोराइड की डिफिशियंसी की वजह से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो कि है ये अकर होता है। और इसके फिर सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स जो कि है डिक्रीज वेंटिलेशन एंड अ चेंज इन यूरिनरी पीएच फ्रॉम अल्कलाइन टू एसिडिक। जो रिस्पायरेशन है ये डिस्टर्ब हो जाता है, वेंटिलेशन जो कि ये डिक्रीज हो जाएगा, और इसके अलावा जो कि है यूरिन का पीएच जो कि है ये चेंज हो जाएगा, और ये जो कि अल्कलाइन से एसिडिक हो जाएगा, ठीक है ना। यूरिन का पीएच जो कि है ये एसिडिक हो जाएगा, ये इसके सिम्टम्स है फिर। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। and can be seen in infants fed by chloride deficient formula। और क्लोराइड जो कि इसकी डिफिशियंसी इस वजह से भी होती है, ख़ास तौर पर इन्फेंट्स फेड में, यानी जो बच्चों को हम जो खुराक देते हैं, यानी ज़ाहिर बात है जो मिल्क वगैरह हम इसको देते हैं इन्फेंट्स फीड में जो मार्केट से हम लेते हैं, तो इसमें अगर क्लोराइड की डिफिशियंसी हो, यानी अगर जो इन्फेंट्स को हम जो ग़िज़ा देते हैं, जो न्यूट्रिशन देते हैं, अगर इन्फेंट्स की न्यूट्रिशन में जो फार्मूला उसका होता है, मतलब अगर इसमें क्लोराइड की कमी हो तो फिर ज़ाहिरी बात है उसकी बॉडी में क्लोराइड की डिफिशियंसी होगी। फिर और इसके सिम्टम्स क्या है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, लेथार्जी, लॉस ऑफ भूख का ना लगना, ठीक है ना, लेथार्जी सुस्ती को कहते हैं, ठीक है ना। मसल वीकनेस, मसल्स भी जो कि ये वीक हो जाएंगे, एंड सेवियर हाइपोक्लिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, और हाइपोक्लिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस भी अकर होता है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ क्लोराइड एंड एम्फेंट्स। सो ये था डिफिशियंसी ऑफ क्लोराइड। सो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने क्लोराइड की डिफिशियंसी पढ़ी, टॉक्सिसिटी पढ़ा, एक्सक्रीशन हमने पढ़ा, इसके फंक्शन कुछ पढ़े, और सोर्सेस, और इसकी किस फॉर्म में होता है, कहाँ पर होता है, सोर्सेज हमने पढ़े, ठीक है ना। तो ये था हमारा टॉपिक क्लोराइड। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।